हड़प्पाई धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह दर्शाइए कि क्या वैदिक कालीन धर्म के साथ इसकी निरंतरता दिखती है। हड़प्पाई धर्म के स्वरूप, तो पहले देखो क्वेश्चन में कीवर्ड्स को पकड़ो। तो हड़प्पाई धर्म है, स्वरूप है। तो स्वरूप से क्या मतलब, तुम्हें कहे भाई भारत की विदेश नीति के स्वरूप को बताइए, तो स्वरूप से क्या मतलब है? स्वरूप का मोटे तौर पर मतलब होता है विशेषता। ओके, विशेषता में मोटे तौर पर होती है विशेषता। ओके, गौर करना जैसे किन किन बातों का है। अब इसकी विशेषता को दर्शाइए। क्वेश्चन का एक पार्ट तुम्हारा यह बना। ओके, और क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट है कि वैदिक कालीन धर्म के साथ इसकी निरंतरता दिखती है। तो वैदिक धर्म से समानता। अब देखो, अब वैदिक धर्म से समानता का फिर पॉजिटिव अर्थ मत लगा लो। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हुए। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है हाइपोथेटिकल, उसमें आपको उसकी विशेषता बता देनी चाहिए। ओके, आपको उसकी विशेषता बता देनी चाहिए। और क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको गौर करो। अब सेकेंड वन पार्ट वो हाइपोथेटिकल नहीं है, सेकेंड वन पार्ट है आर्गुमेंटेटिव। क्योंकि सेकेंड वन पार्ट में क्या पूछा है, क्या वैदिक कालीन धर्म के साथ इसकी निरंतरता दिखती है। तो अब इसका दो तीन मुद्दे हो सकते हैं। नहीं दिखती, नहीं दिखती है। दूसरा हो सकता है कहीं दिखती है और कहीं नहीं दिखती है। ओके, तो अधिकतर जब क्वेश्चन हमसे पूछते हैं जैसे डज राम गोज टू पटना, तो मतलब निकलता है राम डज नॉट गो टू पटना। तो पटना तो आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा नहीं होगा, लेकिन पूछता है कि क्या निरंतरता दिखती है, तो मतलब है कि हमें पूरी निरंतरता, तो वो इशारा कर रहा है कि पूरी तरह से निरंतरता तो नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ निरंतरता हो भी सकती है। तो निरंतरता दिखती भी और नहीं भी दिखती है, तो इसमें केवल समानता वाले तत्व को हमें उजागर करना होगा। अब कहोगे भाई क्वेश्चन का प्रस्तावना, तो प्रस्तावना लिखते, प्रस्तावना इतना लंबा चौड़ा शब्द प्रस्तावना का क्यों प्रयोग करते हो, थीसिस। अब कहोगे थीसिस, तो अब जैसे ये क्वेश्चन दो पार्ट में है, तो थीसिस में जरूरी नहीं है कि दोनों पार्ट आ जाए, वो डिपेंड करता है तुम्हारी समझदारी पर। तो आप यहां पर यह दोगे कि भाई अब मान ले लिखना है, तो जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कि धर्म का अध्ययन एक बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है, मुद्दा है क्योंकि इस काल में धर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां दिखती हैं जो परवर्ती काल में
परवर्ती कालों में, जो परवर्ती कालों में कह सकते हो, या हाँ, परवर्ती कालों में भारतीय धार्मिक व्यवस्था, भारतीय धार्मिक व्यवस्था की सामान्य विशेषता बन जाती है, सामान्य विशेषता बन जाती है, विशेषता बन जाती है, बन जाती है। अब जैसे देखो, इसमें तुम लोग जैसे करने लगते हो तो उसमें काउंट करने लगते हो कि भाई इतना लाइन हुआ, अब इसमें एक या दो लाइन हुआ। अगर मान लो एक लाइन में काम चल जाता, उससे भी मैं काम चला लेता। अब आगे वैदिक काल वाला जो पार्ट है वो हमारे इंट्रोडक्शन में एकोमोडेट यहाँ होने में परेशानी आ सकती थी, उसको करने पर वो लंबा हो सकता था, हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, हमने बस इसको स्टार्ट कर दिया। दूसरा रास्ता हमारे पास हो सकता था कि हम सीधा कहते कि भाई हड़प्पाई धर्म का निम्नलिखित विशेषताएं हैं ये और वैदिक काल में हमें यह देखने को मिलता है। तो एक राइटिंग में ये बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगता है। हम ये मान के चलते हैं कि ज्यादा नहीं, एक या दो लाइन में क्वेश्चन का एक स्टार्टिंग होनी चाहिए। अगर वो हो जाता है तो ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग गड़बड़ी कहां से करोगे, जब विशेषता की बात आएगी तो यहां पर तुम समझाना यह शुरू करोगे। आप विशेषता की जब बात आएगी तो आप यह समझाना शुरू करोगे कि हाँ, आप अगर चाहते तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते थे कि हड़प्पाई धर्म के दो पहलू हैं, एक किसी भी धर्म के दो पहलू होते हैं, ऐसे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरा स्टार्टिंग बता देते हैं। किसी भी धर्म के दो पहलू होते हैं, धर्म के दो पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। तत्व चिंतन, दो पहलू होते हैं, तत्व चिंतन एवं अनुष्ठान। अब आप में से बहुत लोगों को तत्व चिंतन क्या है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है दार्शनिक पक्ष। जैसा अब हिंदू धर्म है, मंदिर है, मूर्ति पूजा है, तो सबका एक दार्शनिक पक्ष तो है। जैसे मोक्ष की अवधारणा है, आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा है, तो दार्शनिक पक्ष तो है। केवल ऐसा तो नहीं कि पंडित जी को आप केवल दान दक्षिणा दे देते हो और पैसे दे देते हो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप जब उस धर्म के, हिंदू धर्म की गहराई में जाते हो तो आपको लगता है कि इसके पीछे एक विचारधारा का आधार है, इसके पीछे एक दर्शन है। तो किसी भी धर्म में दर्शन का पक्ष होता है और दूसरा होता है अनुष्ठान का पक्ष। तो जो हिंदू धर्म को बाहर से देखता है उसको तो बहुत उसको लगता है कि अरे इसमें क्या है भाई, मूर्ति पूजा है, पंडित है, खाते हैं पीते हैं, यही करते हैं। कोई ना कोई रूप से, कोई ना कोई रूप में जो हिंदू लोग हैं वो गंगा स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, बस यही सब नाटक करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग तत्व चिंतन है। तो हड़प्पाई धर्म का भी एक तत्व चिंतन का पक्ष था, एक अनुष्ठान का पक्ष था। लेकिन चूंकि हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, वी आर नॉट हैविंग द सपोर्ट ऑफ लिटरेरी एविडेंस, तो अब हम जो पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातत्व की सीमा यह है कि उसे आपको राजनीतिक व्यवस्था की विषय में जानकारी नहीं मिल पाती है, दर्शन के विषय में जानकारी नहीं मिल पाती है, तो हमें उनके विषय में जानकारी नहीं मिल पाती। तो दूसरा लाइन हमारा हो सकता है कि साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में, साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में, हाँ, चाहे अनुपस्थिति में, साक्ष्य की अनुपस्थिति में हमें
तत्व चिंतन का स्पष्ट ज्ञान तो नहीं मिल पाता, तत्व चिंतन का स्पष्ट ज्ञान तो नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, अब यह तो नहीं पूछोगे पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य क्या है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम निम्नलिखित विशेषताएं, हम निम्नलिखित विशेषताएं रेखांकित करते हैं। अब निम्नलिखित विशेषताएं रेखांकित करते हैं कर दिया। अब यह भी हमारी बिगनिंग हो सकती है, ऐसे भी हमें स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे भी चाहो स्टार्ट कर सकते हो। अब तुम लोग यहां से गलती क्या करोगे कि जब आएगी बात बिगनिंग की, तो बिगनिंग में तुम लोग मतलब सॉरी, जब अब इस पर आपको दिखाना है विशेषता पर, क्योंकि स्वरूप शब्द है, स्वरूप का मतलब विशेषता है, तो आप लोग वहां बताना शुरू करोगे मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, शिव पाशुपत शिव की पूजा, अग्नि पूजा प्रचलित थी, जल पूजा प्रचलित थी, और पूरा लेखन उसी पर रह जाएगा। वह विशेषता नहीं है, उदाहरण है। विशेषता क्या है? बहुदेववाद। अब चाहो तो पॉइंट बना लो और विशेषता में दिखा दो बहुदेववादी प्रवृत्ति, माने एक से अधिक देवताओं का। उदाहरण दे दो, इसमें अग्नि पूजा, जल पूजा, एक ही बार लिख दो एक लाइन में। नाग पूजा, सर पूजा, सब लिख दो, विशेषता हो गई। दूसरा दे दो स्त्री तत्वों की प्रधानता, स्त्री तत्वों की प्रधानता, अब स्त्री तत्वों की प्रधानता जो कि मातृ देवी, हाँ, अथवा उत्पादक शक्ति की पूजा, अथवा उत्पादक शक्ति, उत्पादक शक्ति, या इसको उत्पादक शक्ति की पूजा के बजाय इसको एक पॉइंट ही बना देता हूं। हाँ, धर्म का संबंध उत्पादन से, धर्म का संबंध उत्पादन से। अब उत्पादन से कैसे? तो फेयर सर्विस महोदय ने यहां पर इसकी व्याख्या की है। जैसे नाग पूजा है तो नाग यहां सेक्स को सिंबलाइज करता है, और सेक्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। जैसे पुरुष और महिलाओं की जो प्रजनन शक्ति की पूजा है वो क्या है? उत्पादन को रेखांकित करता है। कालीबंगा, बनावली आदि स्थलों से और लोथल आदि स्थलों से जो आपको यज्ञ वेदी का साक्ष्य मिला है, तो यज्ञ में आप अगर अनाजों की आहुति या पशुओं की आहुति देते हो तो वह भी उत्पादन को रेखांकित करता है। तो कहीं ना कहीं उत्पादक से उसका संबंध जुड़ा हुआ है। और फिर चौथा आप कहोगे मूर्ति पूजा है तो भक्तिवाद का तत्व है, तो भक्तिवाद का तत्व है, परंतु यही दिखा दोगे मंदिर नहीं है। और आप पाशुपत शिव की अलग से चर्चा करो, क्योंकि इसका संबंध आगे हिंदू धर्म से इस आधार पर जोड़ने का प्रयास किया गया है। हालांकि कुछ विद्वान इसको कंटेस्ट भी करते हैं। पाशुपत शिव में जो 4 एनिमल्स हैं वो बाद में शिव के एनिमल्स नहीं है, ये 4 के 4 जंगली एनिमल्स हैं। और अभी जो वर्तमान में शिव हैं जिनको पशुपति कहते हैं, वो पशुपति में डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो इसी आधार पर कुछ हिस्टोरियंस उसको नहीं मानते हैं। पाशुपत शिव में माना जाता है कि प्रोटो हिंदुइज्म का तत्व यहां पर माना जाता है कि भाई कहीं ना कहीं आगे चलकर हिंदूवाद में भी ये घुल मिल गया। तो आप ये हुआ स्वरूप, ये दिखाओगे तो आपकी कॉपी एग्जामिनर अलग रख देगा कि हाँ ये क्वालिटी का आंसर है। और वही अग्नि पूजा, जल पूजा, एक ही चीज को लिखते रह जाओगे तो तुमने तो एक ही विशेषता बताई ना, हमने 4 विशेषताएं 5 विशेषताएं बता दी उसको। और जो तुम लिखने वाले थे हम एक ही पॉइंट में उसको एकोमोडेट कर लिया। इसको कहते हैं वर्णनात्मक लेखन से विश्लेषण परक लेखन की ओर, जिसको हमें बहुत मुश्किलें आ जाती है। हम पूरे 100 बच्चों में 1-2 बच्चे इस तरह की राइटिंग पर जा पाते हैं। उसमें मैं क्या करूं बताइए? कोशिश तो मैं सबके लिए करता हूं, मैं कोई बेईमानी तो करता नहीं।
तुम लोग पहले अपने आप को ये सोचना शुरू करो कि तुम्हारा एक ही काम है, पढ़ना, आगे बढ़ना, बाकी सब कुछ भूल जाओ। अपने आप को लीन कर दो पढ़ाई में, जिस तरह से भक्त भगवान में लीन कर देता है। अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो एक ही रास्ता है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के आधुनिकीकरण में रेलवे की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए, आप लोग केवल आर्गुमेंटेटिव और हाइपोथेटिकल बताइए। इस क्वेश्चन को तुम जरा सा हमको ये बताओ, इसका मैं दो अर्थ लगाता हूं, अब तुम लोग बताना। रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण किया। रेलवे का आधुनिकीकरण किया। चाहे रेलवे ने भारत के विकास में भूमिका निभाई। विकास में भूमिका निभाई। इसको मार्क कर देता हूं एक, तुम लोग गौर करना मेरे इस लाइन को। दूसरा, रेलवे ने भारत को लाभ भी पहुंचाया एवं हानि भी। लाभ भी पहुंचाया एवं हानि भी। इसका मार्क कर देता हूं 2। अब ये क्वेश्चन जो भी है, इस क्वेश्चन में हमें एक की तरफ बढ़ना चाहिए या 2 की तरफ? आप लोग एक चुन रहे हो या 2 चुन रहे हो? देखो, आलोचनात्मक का मतलब होता है कि चीजों को सीधे सीधे नहीं लिया जाता है। ओके, अच्छा, अब इसको रुको, इसको अभी छोड़ते हैं, एक काम करते हैं और क्वेश्चन थोड़ा बदलते हैं। भारत के आधुनिकीकरण में रेलवे की भूमिका को निर्देशित कीजिए। भारत के आधुनिकीकरण में रेलवे की भूमिका को निर्देशित कीजिए। ओके, तो भारत के आधुनिकीकरण में रेलवे की भूमिका को निर्देशित कीजिए। अब इसको मैं उसी फार्मूला के आधार पर, फिर तुम लोग सुनना मेरी बात को, उसी फार्मूला के आधार पर हम इसको 1 और 2 कर देते। एक में वही मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, तो जो पीछे जो हमने लिखा है 1 और 2, इस क्वेश्चन में ये बताओ कि ये क्वेश्चन का डिमांड 1 है या 2 है? 1 2 अगर याद करना चाहो तो बता दो। 1 में है रेलवे ने भारत के विकास में भूमिका निभाई, 2 है रेलवे ने भारत को लाभ भी पहुंचाया और हानि भी, 2 है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जो तुम्हें दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 एक की तरफ जा रहा है या 2 की तरफ जा रहा है? यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आपको उसमें केवल एक लिखना पड़ेगा कि रेलवे ने क्या लाभ पहुंचाया, और इसमें आपको 2 पर जोर देना होगा, लाभ भी पहुंचाया और हानि भी पहुंचाई। क्यों?
अगर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए हो, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए हो, या क्या उसने आधुनिकीकरण किया या कहां तक आधुनिकीकरण किया, तो उसमें आपको दोनों पक्षों को लेकर चलना होगा। ये कितना बेसिक और फाउंडेशनल चीज है। यही तो मैं बार बार, जो आप लोग कहते हो कि लिखने में परेशानी हो रही है, पहले क्वेश्चन को गलत समझोगे तो उत्तर तो गलत हो ही जाएगा। जिसमें हमें दोनों पक्ष लिखना होगा वो होगा आर्गुमेंटेटिव, दोनों पक्ष लिखते हुए निर्णय लेना होगा। और जिसमें केवल एक पक्ष लिखना होगा वह होगा हाइपोथेटिकल। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, हम जैसे हमने दिखाया, वो है आर्गुमेंटेटिव। क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए का मतलब हुआ कि हमें दिखाना है कि रेलवे ने यह लाभ पहुंचाया, लेकिन फिर पैराग्राफ चेंज करके या पॉइंट बना के यह भी देना है कि रेलवे ने यहां हानि भी पहुंचाई, और अंत में निष्कर्ष में यह देना होगा कि किस प्रकार से, माने आप उसमें आप दोनों में से किसी भी पक्ष में जा सकते हो, यह आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जब इस तरह के क्वेश्चन, जब आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए हो तो आर्गुमेंटेटिव होगा। अगर विवेचन कीजिए होता तो भी आर्गुमेंटेटिव होता, क्योंकि विवेचन कीजिए में भी क्या है, हमको यह पक्ष भी देखना है, दूसरा पक्ष भी देखना है, और दोनों को तौलते हुए निर्णय लेना है। तो अब इस क्वेश्चन, इसमें केवल हमको एक ही पक्ष ले जाना है, लाभ। तो अब ये इसलिए यह हाइपोथेटिकल है, और इसमें पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 इसमें हमको लिखना है। तो अब रेलवे का लाभ, जब ये क्वेश्चन है तो इसमें आपको जब ये दोनों लिखना है तो लाभ भी और हानि भी। अब यहीं से आपका थीसिस निकल जाएगा। आप यह दोगे कि ब्रिटिश, आप यह दे सकते हो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रेलवे की दोहरी भूमिका देखने को मिलती है। एक तरफ इसका दूरगामी परिणाम है विकास, लेकिन इसका तात्कालिक प्रभाव हुआ भारत की अर्थव्यवस्था को, परंतु इसका तात्कालिक प्रभाव हमें कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के विघटन में दिखता है। अब ऐसा ही अगर तुमने दे दिया, तुम्हारा थीसिस हो गया। अब उसके बाद तुम इसमें क्या क्या लाभ कैसे मिल रहा है, तो देखो कि इसने बाजार का केंद्रीयकरण किया, भारत की भौगोलिक दूरी कम हुई, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ी, इस कारण से राष्ट्रवादी चेतना को प्रोत्साहन मिला आगे चलकर। और रेलवे, जब एक बार रेलवे के माध्यम से स्टीम इंजन आ गया तो फिर आगे चलकर औद्योगिकरण को भी प्रोत्साहन मिला। तो ये 4 कारक को आप हाईलाइट कर दोगे तो इसका लाभ है। परंतु पैराग्राफ चेंज करके लिखो, किंतु तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है। रेलवे का तात्कालिक प्रभाव निम्नलिखित रूप में देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 1, रेलवे हमारी जरूरत के अनुकूल नहीं बल्कि ब्रिटिश जरूरत के अनुकूल थी। पॉइंट नंबर 2 कि रेलवे जहां भी स्थापित हुआ यूरोप और अमेरिका में, वहां औद्योगिकरण को बल मिला, क्योंकि नए नए उद्योग स्थापित हुए। परंतु चूंकि ब्रिटिश ने ये सारी सामग्रियां सीधा ब्रिटेन से आयात कर ली, तो हमारे यहां औद्योगिकरण को इससे लाभ नहीं मिल पाया। पॉइंट नंबर 3 कि औद्योगिकरण के विपरीत इसने विऔद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि रेलवे के माध्यम से जो ब्रिटिश उत्पाद हैं उसको दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाए गए, और चूंकि हमारे हस्तशिल्पी ब्रिटिश उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, इस कारण से हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। और हस्त उद्योगों का पतन हुआ। और पॉइंट नंबर 4 में दे सकते हो कि अंत में हम यह भी देखते हैं कि रेलवे के कारण भारत कर्जदार बन गया, और एक बड़ी राशि उसे गृह व्यय के रूप में प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन भेजना पड़ा, अर्थात ये धन की निकासी का कारण बना। और पैराग्राफ चेंज करके इसलिए हम देखते हैं कि रेलवे ने, भले ही यूरोप, चाहे रेलवे को आधुनिकीकरण से जोड़ा जाता है, और आधुनिकीकरण भारत का दूरगामी प्रभाव रहा भी, लेकिन तात्कालिक रूप में इसका लाभ भारत को नहीं मिला, उल्टा भारत पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखा गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये जो जैसे समय आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको ज्यादा नॉलेज और ज्यादा चुस्ती की जरूरत पड़ेगी। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में एक हाइपोथेसिस दिया हुआ रहता है, उस हाइपोथेसिस को आपको प्रूफ करना पड़ता है।